Assalamu alaikum dear students, and welcome back. Today we are going to start another topic that is about polymerase chain reaction, which is also called PCR. And in this lecture we will cover all the aspects of PCR, we will cover the introduction, steps of PCR, components of PCR, procedure, applications, and we will also cover types, and we will try to cover the types in this second part of the lecture, because if I'm going to cover it in the first lecture, then it will be more difficult and the lecture will be going to very longer. So we'll try it in another part of the lecture. So let's begin with the introduction. Polymerase chain reaction. Before going to start, you should know that what is polymerase chain reaction, why it is called polymerase chain reaction. Okay, तो इस नाम को ही आप लोग देख लें, पोलीमरेज है, चेन है और रिएक्शन है, ये 3 वर्ड्स हैं. ठीक है, पोलीमरेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि अपना रोल परफॉर्म करता है. जब ये पीसीआर रिएक्शन परफॉर्म हो रही हो तो उस वक्त ये पोलीमराइजेशन करती है. पोलीमराइजेशन मींस इलांगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट. ठीक है, और चेन रिएक्शन मींस एक कंटिन्यूस रिएक्शन होगी और एक चेन के फॉर्म में रिएक्शन होगी. इसमें कोई वक्फा नहीं होगा कि अब एक डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई कर दिया या इसकी एम्पलीफिकेशन हो गई तो अब रुकना चाहिए और बाद में फिर करना चाहिए. इस तरह नहीं होता. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक कंटिन्यूस रिएक्शन है, एक चेन फॉर्म की रिएक्शन है. जिस तरह आप लोगों ने चेन तो देखा होगा ना आप लोगों ने, चेन में एक कंटिन्यूस इसके कड़ियाँ होती है. ठीक है, और ये इसी तरह एक कंटिन्यूस रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन है. ठीक है, सो polymerase chain reaction was developed in 1984 by an American scientist, biochemist Kerry Mullis. ठीक है, तो ये 1984 में एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट ने डेवलप की थी ये मेथड. ठीक है, इसका नाम केरी म्यूलिस है. The polymerase chain reaction is a technique to amplify a single or few copies of a piece of DNA to thousands to millions of copies of a particular DNA sequence. ठीक है, पीसीआर में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एक डीएनए सेगमेंट या मल्टीपल ऑफ डीएनए सेगमेंट्स को हम मिलियंस एंड थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ कॉपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, किस तरह कन्वर्ट करते हैं, लाइक आप लोग सोचेंगे कि ये तो 1000 टू मिलियंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये सब कुछ पीसीआर के थ्रू पॉसिबल है. ठीक है, एक पीसीआर एक डीएनए फ्रेगमेंट है, इसकी 2 कॉपीज़ बनते हैं पहले, फिर इसके 2 से 4 बनते हैं. ठीक है, और 4 से 8 बनते हैं, और इस तरह 8 से फिर से 16 बनते हैं. ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंशियल मीन्स कि 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, 4 से 8 होना. ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन है. और PCR amplifies a specific region of a DNA strand, the target DNA. Most PCR methods amplify DNA fragment of between 0.1 and 10 kilo base pairs in length. ठीक है, PCR क्या करता है, एक DNA एक टारगेट स्पेसिफिक रीजन को एम्पलीफाई करता है. ठीक है, उस स्पेसिफाई रीजन को हम फिर मिलियंस, 1000 टू मिलियंस कॉपीज़ में कन्वर्ट करते हैं. तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हमने कोई डीएनए एक ट्यूब में डाल दी और उस पर हमने पीसीआर रन किया और वही सारी डीएनए को एम्पलीफाई करें. इस तरह नहीं होता. ठीक है, डीएनए एक बहुत राउंड अबाउट 30 मिलियन बेस पेयर से बनी हुई है. ठीक है, तो ये एक बहुत लेंथी साइज़ है. ठीक है, पीसीआर के लिए एक अपनी टारगेटेड साइज़ है कि पीसीआर की कैपेसिटी इतनी है कि 100 KB से 100 बेस पेयर से 1000 बेस पेयर की वो एम्पलीफाई करें. ठीक है, हर एक जो पीसीआर के वेरिएंट्स है, टाइप्स हैं, तो उसके हर एक वेरिएंट के फिर अपने अपने टारगेटेड रीजन्स है. ठीक है, टारगेटेड लेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर पीसीआर एम्पलीफिकेशन करती है. इस तरह बिल्कुल नहीं होता कि वो पूरी डीएनए को एम्पलीफाई करती है. ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, most PCR methods amplify DNA fragments of between 0.1 and 10 kilo base pairs. ठीक है, in length. तो ज़्यादातर PCR इस तरह भी एम्पलीफिकेशन करते हैं कि 0.1 KB से 10 KB तक
10 kb बेस पेयर एम्पलीफाई करते हैं, लेकिन 10 kb चूँकि एक बहुत बड़ी साइज़ है, ठीक है, PCR के लिए, तो इससे भी मतलब मोस्टली PCR जो कि स्पेशल कुछ PCR ऐसे है जो कि 10 kb तक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास अगर हम कन्वेंशनल या रियल टाइम PCR की बात करें तो उसमें जो फ्रेगमेंट लेंथ होती है तो वो 50 से लेके 200 तक रियल टाइम PCR के लिए एक्सेप्टेबल हैं, और इसके अलावा जो 50 से लेके 1000 तक फिर कन्वेंशनल PCR तक के लिए एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। Although some technique allow for amplification of fragments up to 40 kb, तो कुछ टेक्निक्स ऐसे भी हैं जो कि 40 kb बेस पेयर तक भी हैं, ठीक है। तो होता क्या है PCR में, ये डायग्राम देख लें, ये हमारी जो टारगेट DNA है, DNA टेम्पलेट विद सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट कौन सी सीक्वेंस होगी, वो वाली सीक्वेंस जो हमने डिटेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोविड-19 है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, कोविड-19 की अगर हम बात करें और हमारी जो सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट होगी उसको किस तरह PCR एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। इसके जब हम आगे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स के क्या क्या हैं, ठीक है। इसके लिए जो हमारी स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है उसके लिए हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, इस प्राइमर फिर एक फॉरवर्ड टाइप का होता है, फॉरवर्ड प्राइमर होता है, और एक रिवर्स होता है, ठीक है। फॉरवर्ड जो सीक्वेंस जहाँ से शुरू होती है उसी सीक्वेंस को एम्पलीफाई करेगा, और रिवर्स जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से शुरू करके दोनों एक रिवर्स एरिया से और एक फॉरवर्ड एरिया से आएगी, और इसी तरह ये जो बीच में हमारा टारगेट एरिया होगी उसको एम्पलीफाई करेगी, ठीक है। और इसके अलावा पॉलीमरेज होता है, ठीक है, जो हमारी जो प्राइमर्स होती है वो जब बाइंड हो जाए तो पॉलीमरेज आएगी और एम्पलीफिकेशन करेगी। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है, ये हमारी जो सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसको हम डिनेचर करते हैं, ठीक है, पहले स्टेप में इसकी डिनेचरेशन हो जाती है, ठीक है। डिनेचरेशन मीन्स के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और सेपरेट होने के बाद फिर जो सीक्वेंस होती है उसके अगेंस्ट प्राइमर बाइंड हो सकती है। अब यहाँ देख लें, यहाँ पर फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड हुई है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, और फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ आ गया और बाइंड हो गया, और रिवर्स प्राइमर जहाँ पर हमारी सीक्वेंस ख़त्म हो रही है वहाँ से एम्पलीफिकेशन शुरू कर गए और हमारी जो टारगेटेड है उसको एम्पलीफाई करेगी। और जिस स्टेप में जो हमारी प्राइमर्स होती है ये बाइंड हो रहे हैं, ठीक है, उस स्टेप को एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। एनीलिंग मींस बाइंडिंग, ठीक है, और ये दूसरी स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन में ही पॉलीमरेज का रोल शुरू हो जाता है। एक्सटेंशन में क्या होता है, जैसे ही प्राइमर बाइंड हो जाए तो ये जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो इसी पॉलीमरेज की वजह से कंस्ट्रक्ट होगा। प्राइमर्स बाइंड हो गया, फिर इसके बाद पॉलीमरेज आएगा, उसी प्राइमर पे बाइंड होके फर्दर एम्पलीफिकेशन करेगा। हमारी जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस होगी, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आप लोग काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारी जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस है वो फॉर एग्जांपल इतनी छोटी साइज़ नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसकी 11 बेस पेयर्स हैं और हमारी प्राइमर की बेस पेयर कितनी है, वो 3 हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो इसके 3 बेस पेयर्स है और हमारी जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस है उसके 11 हैं। तो ये प्राइमर यहाँ पर बाइंड हो जाए तो मतलब ये था कि हमारी जो प्राइमर होती है वो शॉर्ट सीक्वेंस होती है, और शॉर्ट सीक्वेंस होती है अगेंस्ट दीज इनिशियल बेस पेयर्स, तो इसलिए ये इसके अगेंस्ट बाइंड होगा, ठीक है, और इसको एम्पलीफाई करेगा आगे। और इसी तरह रिवर्स प्राइमर भी एक शॉर्ट सीक्वेंस होगी और एम्पलीफिकेशन करेगी। तो इसके बाद जब एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, हमारे पास 1 से 2 बन गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 से 2 बन गए। फॉरवर्ड प्राइमर अलग सीक्वेंस पे बाइंड होगा और रिवर्स प्राइमर अलग सीक्वेंस पे बाइंड होगा, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग एम्पलीफिकेशन करेगी। और इस तरह आप लोग देख लें एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन हो रही है, ठीक है।
एक ही सीक्वेंस थी, ठीक है, वो डीनेचर हो गई, दो में डिवाइड हो गई और दोनों की अलग अलग एम्प्लीफिकेशन हो गई, ठीक है, दोनों की अलग अलग एम्प्लीफिकेशन यहाँ पर हो गई और ये दो में कन्वर्ट हो गए। फिर ये वाला ऊपर चला गया और ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टर सीक्वेंस हैं ये नीचे आ गया, ठीक है, और इसके फिर अलग से प्राइमर बाइंड हो गए और इसकी एम्प्लीफिकेशन हो गई, ठीक है, फिर इससे अलग दो बन गए और ऊपर वाले से अलग दो बन गए और इसी तरह की सिनारियो भी रिवर्स प्राइमर की है, ठीक है, और फाइनली हमारे पास हमारी जो प्रोडक्ट होगी उसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है पीसीआर का। तो आगे समझें कि और क्या क्या है पीसीआर में। ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मेनली जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो ये होते हैं पीसीआर में। डीएनए होगी, ठीक है, कौन सी डीएनए? वो डीएनए जो हमने एम्प्लीफाई करनी है, जो हमने इसकी एम्प्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। और दूसरी क्या होगी? हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज होगी। डीएनए पॉलीमरेज हीट स्टेबल क्यों होगी? क्योंकि हम आगे इसके स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो स्टेप्स में डीनेचरेशन स्टेप है उस पर पीसीआर में हमारे साथ जो टेम्परेचर होती है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचती है, ठीक है। तो इस वजह से चूँकि जो पॉलीमरेज एंजाइम के अलावा जो और एंजाइम अगर हम उनकी बात करें तो एंजाइम्स मोस्टली हीट सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही उसको हम हीट देंगे, वो प्रोटीन्स होते हैं इन नेचर, ठीक है, तो इस वजह से वो डीनेचर हो जाते हैं। लेकिन ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं हीट स्टेबल? क्योंकि पीसीआर में जो टेम्परेचर होगी वो 95 तक पहुँचेगी। तो इस वजह से अगर हम कोई ह्यूमन वाला डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करें तो वो फिर डीनेचर हो सकती हैं। तो ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हम एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सी बैक्टीरिया से? थर्मस इक्वेटस, ठीक है। इसको हम डीएनए पॉलीमरेज के अलावा टेक पॉलीमरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। थर्मस इक्वेटस पॉलीमरेज से हम इसलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया एक गर्म इलाकों में, गर्म जगहों पर अपनी ग्रोथ करती है और सर्वाइव करती है, ठीक है। तो उन बैक्टीरिया में वो जब वहाँ पर सर्वाइव करती है तो उनमें भी अपनी रिप्लिकेशन होती है ना। तो उनकी रिप्लिकेशन जब होगी तो वो यही थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। तो यही बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने इसलिए लिया क्योंकि उनके माइंड में ये आ गया कि अगर बैक्टीरिया एक गर्म जगह पर सर्वाइव करती है तो उनमें जाहिर सी बात है फिर कोई इस तरह एंजाइम होंगे जो कि एम्प्लीफिकेशन करेगी उन्हीं गर्म जगहों पर और उन्हीं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसी थर्मस इक्वेटस को उन्होंने सिलेक्ट कर दिया और उनसे डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स होंगे, ठीक है। इस तरह एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ये चारों हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। चारों क्यों होंगे? क्योंकि डीएनए जो बनी है वो इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है। तो जहाँ पर एडेनिन की ज़रूरत होगी टेक पॉलीमरेज वहाँ पर एडेनिन को फिट करके आगे एम्प्लीफाई करेगी, और जहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन तो जिसकी जहाँ पर ज़रूरत होगी वहीं पर उनको एडजस्ट करके आगे एम्प्लीफिकेशन होगी, ठीक है। और बफर होगी, जिस तरह मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है? ये एक्ट एज अ कोफैक्टर, ठीक है, फॉर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या करती है? जो डीएनए पॉलीमरेज होगी इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी, बाइंडिंग एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इसको हम अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हम इसकी कंसंट्रेशन भी डालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। प्राइमर जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक फॉरवर्ड प्राइमर होगी और एक रिवर्स प्राइमर होगी, ठीक है। और एक 3 वॉल ट्यूब होगी, ठीक है। ये जो ट्यूब्स होंगे पीसीआर के लिए ये छोटे छोटे से ट्यूब होते हैं, ठीक है। एक 100 माइक्रोलीटर के ट्यूब होते हैं और एक 200 माइक्रोलीटर के ट्यूब मोस्टली आते हैं पीसीआर के लिए, ठीक है। और ये जो ट्यूब होते हैं ये हीट स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये हीट के साथ ख़राब नहीं होते क्योंकि हमें पीसीआर में तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब हम पीसीआर परफॉर्म करते हैं तो उस वजह से अगर टेम्परेचर हाई भी हो जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगी जिस पर हम पीसीआर रन करेंगे, जिसमें हम अपने ट्यूब्स रखेंगे, उसको थर्मल साइक्लर कहते हैं, ठीक है। थर्मल साइक्लर यहाँ पर आप लोग देख लें, एक ट्यूब में हमने डाल दिया है अपने प्राइमर्स डाल दिए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए हैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स और टेक पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है।
तो ये जो इसमें डीएनए पॉलीमरेज है और 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, बफर है, ये हमारे साथ मास्टर मिक्स, इसको मास्टर मिक्स कंपाइल कहते हैं। जब हम इन चारों को इकट्ठे करके एक ही वाइल में डाल दे तो उसको मास्टर मिक्स कहते हैं, ठीक है। ये आजकल कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, ये चारों ही रेडीमेड आते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया हुआ होता है और इसमें सिर्फ हमने अपने डीएनए डालनी होती है और प्राइमर्स डालने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडिशनली एक चीज़ मिसिंग है, वो है प्रोब। प्रोब क्या करता है? प्रोब रियल टाइम पीसीआर में मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। प्रोब क्या करता है, वो आपकी जो टारगेट सीक्वेंस है उसी पे बाइंड होके, और ये रेडियो लेबल्स होते हैं या फ्लोरो लेबल्ड होते हैं प्रोब्स, ठीक है, वहाँ पर बाइंड होके आपकी जो एम्प्लीफिकेशन है उसकी स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। प्रोब रियल टाइम पीसीआर में या क्वांटिटेटिव पीसीआर में यूज़ होती है, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट्स है ये कन्वेंशनल पीसीआर के लिए हैं। तो इसके बाद हम स्टेप पढ़ते हैं वन बाय वन, कौन कौन से स्टेप्स हैं। जो पहली स्टेप है डेनेचुरेशन। अब हम वन बाय वन जो जितने ही स्टेप्स हैं, ठीक है, पहले शॉर्टली पढ़ते हैं कि उनमें क्या क्या होता है, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डेनेचुरेशन, सबसे पहले डेनेचुरेशन होती है इन स्टेप 1। द डीएनए डिनेचर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। डीएनए डिनेचर होती है हाई टेम्परेचर में, तो इसलिए हम मशीन में हमने हाई टेम्परेचर सेट किया होता है और एक थर्मोस्टेबल एंजाइम भी डाली होती है, ठीक है, इसी वजह से। और कॉमनली जो डिनेचुरेशन टेम्परेचर होती है वो बिटवीन 90 to 97 होती है, ठीक है। और ये 90 to 97 आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, ये आप अपने प्रोटोकॉल्स देखेंगे। जब आप कोई पीसीआर परफॉर्म करेंगे तो उसमें आप लोग अपनी प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप लोगों को दी हुई होगी कि आपने कौन सी टेम्परेचर सेलेक्ट करनी है, या जो किट आपके साथ आती है पीसीआर की, ठीक है, मास्टर मिक्स वगैरह, तो उसमें आपको बताया होगा कि आपने कौन सी टेम्परेचर यूज़ करनी है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें आप करना चाहते हैं, तो फिर आप ये जो जितने भी स्टेप्स हैं उनकी आप टेम्परेचर्स खुद ही फिर वो करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जो ओवरऑल प्रोसेस होती है जिसमें आप अपनी टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं और अपनी प्राइमर्स और डीएनए इन सब की क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर पीसीआर परफॉर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि एम्प्लीफिकेशन हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। और अगर एम्प्लीफिकेशन हुई है तो इट्स मीन कि आपने जो प्रोटोकॉल्स या जो टेम्परेचर्स वगैरह अप्लाई किए हैं तो वो मतलब ठीक हैं, तो आपका मेथड ऑप्टिमाइज है, ठीक है। अगर इस पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आपने ट्रबल शूटिंग करनी होती है फिर पीसीआर की, ठीक है, कि मसला कहाँ पे है। अगर टेम्परेचर्स आपने सब कुछ चेक करना होता है, एक 1 by 1 के टेम्परेचर्स ठीक हैं कि नहीं, ठीक है, और प्राइमर्स देखने होते हैं कि प्राइमर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, और डीएनए देखनी पड़ती है कि डिग्रेडेड तो नहीं है। तो ये सब आपने फिर 1 by 1 चेक करना होता है, और ये सब आप ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद अनीलिंग है। इन स्टेप 2 प्राइमर्स अनील टू डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड्स टू प्राइम एक्सटेंशन, ठीक है। अनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर्स डीएनए टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाते हैं और एक्सटेंशन करते हैं जो हमारे जो रिक्वायर्ड जो हमारे डिज़ायर्ड सीक्वेंस है, ठीक है। इसके बाद फिर एक्सटेंशन होती है इन स्टेप 3। एक्सटेंशन अगर एट द एंड ऑफ द एनील्ड प्राइमर टू क्रिएट अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। स्टेप 2 में एनीलिंग में क्या हो गया, प्राइमर्स बाइंड हो गए, ठीक है। अब स्टेप 3 में जिसमें एक्सटेंशन होगी या एलोंगेशन होगी, उस स्टेप में क्या होगा, उस स्टेप में जो प्राइमर्स बाइंड हुए हैं उन प्राइमर्स से आगे एम्प्लीफिकेशन होगी, उन प्राइमर्स पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगी और एम्प्लीफिकेशन आगे मूव करेगी, ठीक है। तो अब प्रोसीजर पढ़ते हैं कि किस तरह हम ये सब प्रोसीजर करते हैं। टिपिकली पीसीआर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 20 to 40 रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि डिनेचुरेशन होती है, अनीलिंग होती है, एक्सटेंशन होती है, ये सिर्फ एक साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। पीसीआर में जो 20 to 40 रिपीटेड टेम्परेचर चेंज आएगी ये हर एक साइकिल में अलग अलग आएगी, ठीक है। पीसीआर में मोस्टली हम प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करता है
कि आपने कितनी साइकिल्स देनी होती हैं। आप सिलेक्ट करते हैं कि मैंने 20 साइकिल्स देने हैं, 25 या 30। मोस्टली जो कॉमनली लोग पीसीआर करते हैं, चाहे वो रिसर्च के लिए हों या वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हों, तो वो 30 to 35 साइकिल्स देते हैं, ठीक है। और हर एक साइकिल में डीएनए की एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन होगी, जो मैंने पहले बताया। उसी डायग्राम में फिर चलते हैं। ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये देखें फर्स्ट साइकिल में डीएनए डिनेचर हो गई, प्राइमर बाइंड हो गए, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज ने एक्सटेंशन कर ली। और दूसरे साइकिल में फिर क्या हो गया, इसकी अलग से फिर वो कॉपीज़ बन गए, जो हमारी डिज़ायर्ड सीक्वेंस हैं उसकी कॉपीज़ बन गए। और थर्ड में फिर से अलग से बन गए। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन होगी। और इसी तरह थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ, तो इस तरह जाते जाते 30, 40 जितने साइकिल आपने मशीन को सिलेक्ट किए हुए मशीन में दिए हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये एम्प्लीफिकेशन होगी। तो इसी तरह अगर साइकिल्स जितने आपने सेलेक्ट करने होते हैं, तो उसके मुताबिक फिर टेम्परेचर में भी उसी के मुताबिक मतलब चेंज आएगी ना, क्योंकि हर एक साइकिल में डिनेचुरेशन पे 90 to 97 सेंटीग्रेड है, ठीक है, और एनीलिंग का अलग टेम्परेचर है और एक्सटेंशन का अलग टेम्परेचर है। तो ये चेंज टेम्परेचर में आएगी हर एक साइकिल में। और इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड थर्मल साइकिल्स, ठीक है, थर्मल साइकिल, क्योंकि इसमें थर्मल हीट प्रोड्यूस होती है ना, हर एक साइकिल के लिए हीट दिया जाता है। और ये हीट वाले साइकिल्स होते हैं, सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें। विद ईच साइकिल कॉमनली कंसिस्टिंग ऑफ 2 or 3 डिस्क्रीट टेम्परेचर सेपरेट्स, ठीक है, हर एक साइकिल के लिए फिर कॉमनली 2 or 3 टेम्परेचर्स वेरिएशन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और पीसीआर को आप लोगों ने इसीलिए भी समझना है क्योंकि आगे अगर आप लोगों की जो फ्यूचर है, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या आप डायग्नोस्टिक पर्पसेस में मतलब डायग्नोस्टिक लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पीसीआर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऐसे ही बस अगर कॉन्सेप्ट आए ना आए, ठीक है, आप लोगों ने रट्टा करनी है, ठीक है। और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग मतलब समझना चाहते हैं इसी लेक्चर से, तो आप लोग फिर भी समझ सकते हैं अगर कोशिश करें, ठीक है। तो ये जो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आगे रिसर्च करेंगे एमफिल में वगैरह, पीएचडी में, तो यही पीसीआर हर एक रिसर्च में आजकल इम्पोर्टेंट है। हर एक बंदा आजकल रिसर्च में अगर किसी बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर रहा है या किसी वायरस को या किसी ह्यूमन जीन पे काम करता है, तो वो पीसीआर मोस्टली अप्लाई कर देता है, ठीक है, अप्लाई करता है। तो डिनेचुरेशन में हम क्या करते हैं, इन दिस स्टेप द फर्स्ट रेगुलर साइक्लिंग इवेंट एंड कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द रिएक्शन चैम्बर टू 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो रिएक्शन चैम्बर होती है, अच्छा इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो पीसीआर के वेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी 96 वेल्स प्लेट होती हैं और उसमें हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम फिर अगर हमारे पास जितने रिएक्शन हो तो हम उस अकॉर्डिंग वेल को ऑक्यूपाई करके और पीसीआर पर रन करते हैं, ठीक है। तो जो चैम्बर होगी वो 92, 98 या 97, ठीक है, 97 में यहाँ पर कर देता हूँ। कुछ जगहों पर ये 98 तक है, कुछ जगहों पर 97 है, तो हम यहाँ 97 तक ही पढ़ेंगे क्योंकि पहले हमने यही डिस्कस कर दिया है। और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो फिर ये डिनेचुरेशन 201 to 208 फ़ारेनहाइट पर होगी फॉर 20 to 30 सेकेंड। आपने टेम्परेचर सेलेक्ट करना होता है और कितनी टाइम के लिए टेम्परेचर देनी होती है वो भी आपने मशीन में प्रोग्राम करनी होती है, पूरी सेटअप करनी होती है, ठीक है। दिस काज डीएनए मेल्टिंग। और जब हम इतनी टेम्परेचर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, डीएनए मेल्ट हो जाता है, डीएनए डिनेचर हो जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, डीएनए चूँकि डबल स्ट्रैंडेड होती है, ठीक है, तो इसके दोनों स्ट्रैंडेड आइसोलेट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट बाई ब्रेकिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और इतनी टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, जो डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और उस वजह से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो डीएनए एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है between complementary bases and providing two single stranded DNA molecule। तो जैसे ही डिनेचुरेशन स्टेप ख़त्म हो जाए तो इसके एंड में डिनेचुरेशन स्टेप के एंड में हमें 2 सेपरेट DNA स्ट्रैंड मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद है एनीलिंग।
In the next step, the reaction temperature is lower to 60 to 65. जो डिनेचुरेशन हमने पढ़ा तो उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर थी वो 90 to 97 के बीच में थी। ये जस्ट रेंज है 90 to 97 या 50 to 65, ठीक है। तो इसके रेंज में आपने फिर सेलेक्ट करनी होती है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टेम्परेचर है जिस पे आपका डीएनए सीक्वेंस एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है। या तो ये आपको प्रोटोकॉल में मिलेगा या आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे पीसीआर की, और उसमें फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है डीएनए बाइंडिंग के लिए या एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो एनीलिंग स्टेप होगी उसमें टेम्परेचर कम हो जाएगी, 90 से कम हो जाएगी, ठीक है, और 50 to 65 के बीच में होगी। चाहे वो अगर आपके प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आपको एनीलिंग के लिए 60 टेम्परेचर चाहिए तो ये 60 पे आ जाएगी। और टाइमिंग क्या होगी 20 to 40 सेकेंड्स, ठीक है। अलाउइंग एनीलिंग या बाइंडिंग ऑफ द प्राइमर्स टू ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। डिनेचुरेशन में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आइसोलेट हुई थी, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड में डिवाइड हुई थी, 2 सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड हुई थी, तो उसी सिंगल स्ट्रैंड के साथ अब यहाँ पर एनीलिंग स्टेप में प्राइमर बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। 2 डिफरेंट प्राइमर्स आर टिपिकली इंक्लूडेड इन द रिएक्शन मिक्सचर, एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर होंगे हमारे पास। 1 फॉर ईच ऑफ द 2 सिंगल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट कंटेनिंग द टारगेट रीजन, ठीक है। तो हर एक सिंगल स्ट्रैंड के लिए एक एक प्राइमर बाइंड होगा, एक एक प्राइमर उन पर बाइंड होगा। द प्राइमर्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस देमसेल्व्स। प्राइमर भी जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि प्राइमर छोटे छोटे शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं और आपके जो टारगेट रीजन होती है उसके साथ उसका कोई सरोकार नहीं होगा कि अगर आपका टारगेट रीजन 1000 बेस पेयर है तो आपका प्राइमर भी 1000 बेस पेयर होना चाहिए, इस तरह भी नहीं है, ठीक है। प्राइमर्स मोस्टली 15 to 30 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और आपका डीएनए सीक्वेंस जो टारगेट सीक्वेंस होगी वो चाहे 100 हो या 200 हो या 500 हो, नो मैटर, ठीक है। बट आर मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ टारगेट रीजन, ठीक है, आपके टारगेट रीजन से शॉर्टर होंगे। कंप्लीमेंटिंग ओनली वेरी शॉर्ट सीक्वेंस एट दी 3 एंड ऑफ ईच स्ट्रैंड, ठीक है, और हर एक 3 एंड के साथ बाइंड होंगे जो आपके प्राइमर्स हैं। इस तरह फॉरवर्ड में हमने बात की। अब आप लोग, मैं उसी डायग्राम पे फिर ले चलता हूँ आप लोगों को, ये देख लें, ये 3 एंड है, ठीक है, और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस की, और ये 3 प्राइम है, ठीक है। तो इसी 3 प्राइम पे 3 प्राइम बाइंडिंग साइड पे ये अटैच होगी और एम्प्लीफिकेशन करेगी टुवर्ड 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लें 3 प्राइम, इसी सीक्वेंस का ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, और यहाँ पर इसका जो रिवर्स सीक्वेंस है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इसकी ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम है, ठीक है। तो इसी 3 प्राइम एंड पे ये प्राइमर बाइंड हो गया और इट्स मूव टुवर्ड द 5 प्राइम एंड ऑफ द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। और इस तरह यहाँ पर देख लें जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं वो 5 to 3 प्राइम एंड पे 3 प्राइम एंड पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे मेरे ख्याल से डिटेल में तो आगे नहीं जानी चाहिए कि व्हाट इज़ फ्रॉम 5 प्राइम एंड एंड व्हाट इज़ 3 प्राइम एंड, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी डीएनए स्ट्रक्चर। तो अगर आप लोगों को भूल भी गया है कि डीएनए स्ट्रक्चर किस तरह था तो आप लोग उसको रिवाइज़ करें। डीएनए स्ट्रक्चर इसमें फॉस्फेट बॉन्ड्स और डीएनए स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये सब आपने रिवाइज़ करना होता है। पीसीआर के लिए ज़रूरी होती है कि आप लोग डीएनए की स्ट्रक्चर को समझें, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि वेरी शॉर्ट सीक्वेंस एट द 3 एंड ऑफ द ईच स्ट्रैंड, ठीक है। तो हर एक 3 प्राइम एंड पे प्राइमर बाइंड होगी। उसके बाद एक्सटेंशन या इलोंगेशन, ठीक है, दोनों नाम है इसके। द टेम्परेचर एट दिस स्टेप डिपेंड्स ऑन द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इस टेम्परेचर की जो इस स्टेप की जो टेम्परेचर होगी वो डिपेंड करेगी डीएनए पॉलीमरेज पर। डीएनए पॉलीमरेज पर ये किस तरह डिपेंड करेगी?
डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ठीक है। तो हर एक एंजाइम के लिए एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर होती है जिस पे वो फंक्शन करती है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है ताकि वो अपनी फंक्शन परफॉर्म करे और इलांगेशन करें, तो इसके लिए हमारे पास 75 to 80 डिग्री टेम्परेचर कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। द ऑप्टिमम एक्टिविटी टेम्परेचर फॉर द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ऑफ टेक पॉलीमरेज, ठीक है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 75 to 80 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो अ टेम्परेचर ऑफ 72 सेंटीग्रेड इज़ कॉमनली यूज्ड विद दिस एंजाइम, ठीक है। तो टेक पॉलीमरेज के लिए या डीएनए पॉलीमरेज के लिए कॉमनली जो टेम्परेचर यूज़ होती है तो वो 72 है, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, रिवाइज करते हैं एक बार। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये डीनेचर हुए हैं, ठीक है, इनकी डीनेचरिंग हुई है और डीनेचरिंग ये टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसकी अनीलिंग प्राइमर बाइंडिंग हुई है, ठीक है, और ये टेम्परेचर साथ दिया हुआ है और इसकी एक्सटेंशन हुई है, ठीक है। जो फॉरवर्ड प्राइमर होगी वो अगर यहाँ पर इसकी जो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगी वो इसके रिवर्स साइड पे बनेगी। अगर ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला 5 प्राइम एंड होगी और यहाँ पर 3 प्राइम एंड होगी, ठीक है। ये तो आप लोगों ने डीएनए एम्प्लीफिकेशन में पढ़ा होगा कि कौन सी साइड पे एम्प्लीफिकेशन होती है जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज जिस तरफ पे एम्प्लीफिकेशन करती है तो यही डीएनए पॉलीमरेज भी उसी तरह ही करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीसीआर और इसके फिर एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस PCR is now commonly used for a wide variety of applications including जीनोटाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं, म्यूटेशन डिटेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सीक्वेंसिंग के लिए, माइक्रो एरेस के लिए, फॉरेंसिक्स में यूज़ करते हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इनसे हट के डायग्नोस्टिक के लिए बात करें तो डायग्नोस्टिक पर्पसेस में ये हम HbS HCV और इन सब की PCR करते हैं, ठीक है, और टाइफाइड वगैरह के लिए। तो हर एक बैक्टीरिया हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए प्राइमर डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए प्राइमर बनाने होते हैं, इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्राइमर होते हैं वही बनाने होते हैं और वही आपकी टारगेट एरिया को एम्प्लीफाई करेगी। जो प्राइमर होते हैं ये बेसिकली सारी डीएनए में वहाँ पर बाइंड होगी जिस सीक्वेंस के लिए आपने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ATC सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी, C के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है वो G है, ठीक है, और T के लिए कॉम्प्लीमेंट्री A है, ठीक है। तो प्राइमर उसी जगह पे बाइंड होगी, प्राइमर डीएनए के जो सीक्वेंस होगी उसके अगेंस्ट जो हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगी उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, ठीक है, प्राइमर बेसिकली। तो प्राइमर उधर ही जाके बाइंड होगी और सीक्वेंस को एम्प्लीफाई करेगी, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं और इस तरह हम फिर आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स चूँकि अलग से फिर एक लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, ठीक है, फिर आगे हम ये दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को PCR ये सब समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर आप लोग टाइप्स पढ़ेंगे तो फिर हर एक के फिर अलग अलग प्रोसीजर है। और सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग दूसरे लेक्चर पे जाने से पहले प्राइमर्स और ये जो PCR कंपोनेंट्स हैं इन सब को समझें, ठीक है। और सबसे स्पेशली प्राइमर्स और प्रोब को समझें कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। प्राइमर्स किस तरह होता है, प्रोब इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग आगे जाने से पहले ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और ताकि फिर आप लोगों को जो आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे फिर इसमें कभी 2 टाइप के प्राइमर्स किसी टाइप में यूज़ होंगे तो मल्टीपल हम यूज़ कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ PCR, ठीक है। इसके बहुत से टाइप्स हैं लेकिन हम वो वाले टाइप्स पढ़ेंगे जो कि कॉमन है। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क एनी टाइम।